नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग में नैतिकता का पालन करने के निर्देश जारी किए। विश्व व्यापार संगठन ने बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते की 30वीं वर्षगांठ मनाई। ICAR-CMFRI की एक स्टडी के अनुसार समुद्री हीट वेव्स के कारण लक्षद्वीप सागर में गंभीर कोलर ब्लीचिंग की परिघटना दर्ज की गई। यूरोपीय संघ में कार्बन रिमूवल्स एंड कार्बन फार्मिंग के विनियमन पर सहमति बनी। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार पर्यटन क्षेत्र 2028 तक भारत की GDP में 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में अवैध रेत खनन पर प्रवर्तन निदेशालय से रिपोर्ट मांगी। चलिए इसी के साथ अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत के चुनाव आयोग यानी ECI ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग में नैतिकता का पालन करने के निर्देश जारी किए। ECI ने ये निर्देश राजनीतिक दलों द्वारा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को देखते हुए जारी किए हैं। सबसे पहले चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं पर एक नजर डालते हैं। किसी मूल कंटेंट से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने से मतदाताओं की राय प्रभावित होती है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में आम जनता का विश्वास कम होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके अलावा डीप फेक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल का दुरुपयोग एक प्रमुख चिंता का विषय है। डीप फेक मूल कंटेंट को विकृत करता है और भ्रामक सूचना के प्रसार को बढ़ावा देता है। ECI उन मौजूदा कानूनी प्रावधानों को राजनीतिक दलों के ध्यान में लाया है जो तकनीकों का उपयोग करके भ्रामक जानकारियों को प्रसारित करने पर रोक लगाते हैं। इन कानूनों में शामिल है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(4). यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र, आचरण आदि के बारे में कोई गलत बयान प्रकाशित करना भ्रष्ट आचरण मानती है। साथ ही आदर्श आचार संहिता किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी अन्य राजनीतिक दल की आलोचना उस दल की नीतियों, पिछले रिकॉर्ड और उसके कार्य के रिकॉर्ड की होनी चाहिए। किसी राजनीतिक दल के किसी उम्मीदवार के निजी जीवन की आलोचना से बचना चाहिए आदि। और भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 505 सामाजिक वर्गों के बीच शत्रुता भड़काने वाले किसी भी बयान को प्रकाशित करने या अफवाहें फैलाने पर अधिकतम 3 साल के कारावास की सजा हो सकती है। इनके अलावा कुछ अन्य दिशा निर्देशों में शामिल है राजनीतिक दलों को 3 घंटों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डीप फेक ऑडियो या वीडियो हटाना होगा। ऐसे कंटेंट पोस्ट करने के लिए जिम्मेदार दल द्वारा सदस्य की पहचान कर उसे दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देनी होगी और राजनीतिक दलों को किसी भी गैर कानूनी जानकारी और फेक यूजर अकाउंट की मौजूदगी की रिपोर्ट करनी होगी। खबर के आखिर में भारत के चुनाव आयोग ECI के बारे में बात करते हैं। ECI एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक संस्था है। ये संसद, प्रत्येक राज्य के विधान मंडल, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव आयोजित कराता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। चुनाव आयोग आम चुनावों और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों को हल करता है। आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की तरफ। विश्व व्यापार संगठन WTO ने बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रिप्स पर समझौते की 30वीं वर्षगांठ मनाई। ट्रिप्स समझौता प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT के उरुग्वे दौर की वार्ताओं के साथ विकसित हुआ था। गौरतलब है कि 1995 में GATT की जगह WTO की स्थापना की गई थी। ट्रिप्स को मराकेश समझौते के मुख्य अनुबंधों में शामिल किया गया था। मराकेश समझौते से ही WTO की स्थापना हुई थी। ट्रिप्स समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था। चलिए अब खबर की शुरुआत में ट्रिप्स की मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ट्रिप्स के बारे में बात करें तो यह बौद्धिक संपदा अधिकार
यानी IPR पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है। गौरतलब है कि IPR वास्तव में सर्जक को एक निश्चित अवधि के लिए उसके आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन जैसी मूल कृतियों के उपयोग पर अनन्य अधिकार प्रदान करता है। मानक यह प्रत्येक सदस्य देश द्वारा IPR धारकों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। इसमें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के पेरिस और बर्न अभिसमयों के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। कवरेज की बात करें तो ट्रिप्स के तहत कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन जैसे IPR शामिल किए गए हैं। विवाद निपटान, ट्रिप्स के दायित्वों के पालन से संबंधित विवाद WTO की विवाद निपटान प्रक्रियाओं के तहत सुलझाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विवादों के समाधान हेतु काउंसिल फॉर ट्रिप्स का भी प्रावधान किया गया है। इस मंच पर WTO के सदस्य देश समझौते से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अनिवार्य लाइसेंसिंग, ट्रिप्स के तहत पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट प्राप्त उत्पाद का उत्पादन करने या पेटेंट प्राप्त उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया अपनाने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति दी गई है। इससे विकासशील और अल्प विकसित देशों को किफायती उत्पाद की आपूर्ति में मदद मिली है। आइए अब ट्रिप्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। भारत 1995 में ट्रिप्स समझौते में शामिल हुआ था। ट्रिप्स समझौते को लागू करने हेतु पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन किया गया था। इसका एक उदाहरण पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 है। ट्रिप्स समझौते पर दोहा घोषणा पत्र, इस घोषणा पत्र ने पुष्टि की कि ट्रिप्स समझौता WTO के सदस्यों को लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय करने से नहीं रोकता है। साथ ही यह समझौता सदस्य देशों को इस उद्देश्य के लिए उन्मुक्ति संबंधी प्रावधानों को लागू करने से भी नहीं रोकता है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। ICAR CMFRI की एक स्टडी के अनुसार समुद्री हीट वेव्स के कारण लक्षद्वीप सागर में गंभीर कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन की परिघटना दर्ज की गई। ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI के अनुसार अक्टूबर 2023 से लक्षद्वीप में समुद्री हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते लक्षद्वीप में कोरल ब्लीचिंग की परिघटना दर्ज की जा रही है। समुद्री हीट वेव का प्राथमिक कारण समुद्री जलधाराओं में परिवर्तन और वायुमंडल का अत्यधिक गर्म होना है। हिंद महासागर वायुमंडल की ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। इसके चलते महासागरीय जल का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। कोरल ब्लीचिंग परिघटना तब घटित होती है जब स्वस्थ कोरल समुद्र के तापमान, प्रकाश या पोषक तत्वों में परिवर्तन की वजह से तनाव में आ जाते हैं। इससे वे अपने ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवाल जूजनथेले को बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से रंग बिरंगे कोरल रंगहीन हो जाते हैं। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और समुद्री हीट वेव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समुद्री हीट वेव एक चरम मौसमी परिघटना है। यह तब घटित होती है जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों के लिए औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाता है। इसे SST में परिवर्तन के 90वें परसेंटाइल के रूप में व्यक्त किया जाता है। 90वें परसेंटाइल से आशय है कि 90% समय क्षेत्र का तापमान सामान्य तापमान सीमा से अधिक रहेगा। किसी क्षेत्र में समुद्री हीट वेव की स्थिति हफ्तों, महीनों या वर्षों तक भी बनी रह सकती है। ऐसे में समुद्री हीट वेव के प्रभाव को समझना काफी जरूरी है। समुद्री हीट वेव उष्णकटिबंधीय चक्रवात और हरिकेन जैसी चरम मौसमी घटनाओं का कारण बन सकती है। इससे मध्य भारत में मॉनसूनी वर्षा की मात्रा में कमी हो सकती है। साथ ही अधिक तापमान की वजह से उस समुद्री क्षेत्र की मूल प्रजातियां ठंडे जल क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इसके कारण उस क्षेत्र में सी अर्चिन, जेलीफिश जैसी आक्रामक प्रजातियां तेजी से वृद्धि कर सकती हैं। इतना ही नहीं, समुद्री सतह का तापमान बढ़ने तथा जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन यानी टॉक्सिक एल्गाल ब्लूम की परिघटना बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से लाभकारी प्रजातियों की बढ़ती मृत्यु दर के कारण इन पर निर्भर लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचेगा और खाद्य जाल यानी फूड वेब में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण जैव विविधता को हानि एवं पर्यावास को नुकसान पहुंचेगा।
खबर के आखिर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। CMFRI की स्थापना 1947 में कृषि मंत्रालय के तहत हुई थी। 1967 में इस संगठन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का हिस्सा बना दिया गया था। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है। ये विश्व में अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है। इसके कार्य की बात करें तो जलवायु और मानव जनित गतिविधियों के प्रभाव के साथ साथ अनन्य आर्थिक क्षेत्र के समुद्री मत्स्य संसाधनों की निगरानी एवं आकलन करना और समुद्री मत्स्य संसाधनों एवं उनके पर्यावास के संबंध में भूस्थानिक सूचना के भंडार के रूप में कार्य करना इसके प्रमुख कार्य है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। यूरोपीय संघ EU में कार्बन रिमूवल्स एंड कार्बन फार्मिंग यानी CRCF के विनियमन पर सहमति बनी। हाल ही में यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद पहले EU स्तरीय कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए विनियमन हेतु एक अंतिम समझौते पर पहुंची है। यह सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क नवोन्मेषी कार्बन पृथक्करण प्रौद्योगिकियों और कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा देगा। इसमें गुणवत्ता मानदंड संबंधी मानक स्थापित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की रूपरेखा भी तैयार की गई है। गौरतलब है कि ग्रीन वॉशिंग के तहत कंपनियां अपने उत्पाद या सेवा के अधिक पर्यावरण अनुकूल होने के बारे में भ्रामक प्रचार करती है। वास्तव में ये उत्पाद या सेवाएं उतने पर्यावरण अनुकूल नहीं होते हैं जितना उनका प्रचार किया जाता है। आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और कार्बन फार्मिंग के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। इसमें कार्बन भंडारण में वृद्धि और उत्सर्जन में कटौती करके कृषि में सुधार करने, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पुनर्योजी विधियों यानी रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस का उपयोग किया जाता है। कार्बन फार्मिंग की सामान्य विधियों में कृषि वानिकी, कंजर्वेशन फार्मिंग यानी मृदा की ऊपरी परत के साथ अधिक छेड़छाड़ नहीं करना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, घास के मैदानों का संरक्षण आदि शामिल हैं। संभावित लाभ की बात करें तो पहला लाभ है कार्बन पृथक्करण। अध्ययनों से पता चला है कि कृषि क्षेत्र की मृदा हर साल 3 से 8 बिलियन टन के बराबर CO2 उत्सर्जन को अवशोषित कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृदा की यह क्षमता जलवायु तापमान को स्थिर रखने के लिए आवश्यक उत्सर्जन कटौती और विविध स्रोतों से व्यावहारिक उत्सर्जन कटौती के बीच अंतर को कम करने में मदद कर सकती है। दूसरा लाभ है किसानों की आय को बढ़ाना। किसान पर्यावरणीय सेवाओं के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। चुनौतियों की बात करें तो अधिक नीतिगत समर्थन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा लघु या सीमांत किसानों के पास संधारणीय भूमि प्रबंधन विधियों में निवेश करने के लिए संसाधनों की कमी है आदि। खबर के अंत में कार्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु मुख्य पहलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक पहले 4 पर 1000 इनिशिएटिव। यह पहल हितधारकों को पुनर्योजी, उत्पादक और अत्यधिक लचीली कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। गौरतलब है कि यह पहल 2015 में पेरिस में UNFCCC COP21 के दौरान शुरू की गई थी। इसके अलावा विश्व बैंक समर्थित पहले जैसे केन्या की कृषि कार्बन परियोजना इत्यादि। भारत की पहले कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना यानी CCTS, यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसे पात्र संस्थाओं के बीच कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, भारत सरकार की यह योजना किसानों को कृषि कार्बन ट्रेडिंग का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत कृषि वानिकी, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण आदि अपनाने को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार पर्यटन क्षेत्र साल 2028 तक भारत की GDP में 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकता है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं भारत में पर्यटन क्षेत्र की स्थिति पर।
पर्यटन संबंधी निर्माण परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है। इस निर्माण परियोजनाओं में होटल, रिजॉर्ट्स और मनोरंजन की सुविधाओं का विकास शामिल है। भारत साल 2022 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के योगदान के मामले में 6ठे स्थान पर था और विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 117 देशों में से भारत 54वें स्थान पर था। चलिए अब इसी के साथ भारतीय पर्यटन क्षेत्र के महत्व को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक लाभ की। इससे रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होती है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र में साल 2029 तक 53 मिलियन नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। अब बात करते हैं सामाजिक लाभ की। पर्यटन से एक दूसरे की संस्कृति के प्रति समझ और सम्मान बढ़ता है। साथ ही बेहतर अवसंरचना के कारण जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही सांस्कृतिक लाभ के नजरिए से देखा जाए तो पर्यटन देश की सांस्कृतिक विविधता, अमूर्त विरासत आदि को भी पुनर्जीवित करता है। खबर को थोड़ी और गहराई से समझने के लिए भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के कारकों को समझते हैं। ई-टूरिस्ट वीजा जैसी सुविधाओं से विदेशी पर्यटकों के लिए भारत की यात्रा आसान हुई है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग की व्यय करने योग्य आय में वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ग की संख्या 2026 तक 3 गुना होने की उम्मीद है। इसके अलावा चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि हुई है क्योंकि भारत कम लागत पर किफायती उपचार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और अत्यधिक कुशल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि पर्यटन पारिस्थितिक विनाश और पारिस्थितिक पर्यावास में व्यवधान का कारण बन सकता है। पर्यटन के लिए आवश्यक अवसंरचना की कमी है। सुगम्यता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी मौजूद हैं। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं कुशल कार्यबल का भी अभाव है। खबर के आखिर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है स्वदेश दर्शन 2.0। इसे गंतव्य और पर्यटन केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करते हुए संधारणीय और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु शुरू किया गया है। दूसरी पहल है तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद राष्ट्रीय मिशन। इसे भारत की प्राचीन सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। इस ओर शुरू की गई तीसरी पहल है अतुल्य भारत टूरिस्ट फैसिलिटेटर प्रमाणन कार्यक्रम। इसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेशेवर टूरिस्ट गाइड्स को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। और चौथी पहल है देखो अपना देश। ये पहल घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में अवैध रेत खनन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से रिपोर्ट मांगी है। रेत संसाधन के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार रेत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक दोहन किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। पहला सर्वाधिक दोहन किया जाने वाला संसाधन जल है। रेत खनन के मुख्य स्रोत नदियां, झीलें व जलाशय, तटीय या समुद्री रेत आदि हैं। भारत में रेत खनन के विनियमन के बारे में बात करें तो खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत रेत को गौड़ खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गौरतलब है कि गौड़ खनिजों का विनियमन राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अब देश में अवैध रेत खनन जारी रहने के कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खनन संबंधी कानूनों और नियमों को सही से लागू नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा रेत खनन पर संगठित अपराध समूहों, रेत माफियाओं का वर्चस्व है। साथ ही रेत के संधारणीय विकल्पों की कमी है। आइए अब रेत खनन के प्रभावों के बारे में समझ लेते हैं। पहला है जैव विविधता पर प्रभाव। स्थलीय एवं तटीय रेत खनन दोनों से जलीय, जिसमें समुद्री जल भी शामिल है, और स्थलीय वनस्पतियों व जीवों के पर्यावासों को नुकसान होता है। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल प्रणाली पर प्रभाव। रेत खनन से जल के प्राकृतिक बहाव में परिवर्तन होता है, भूजल स्तर में कमी आती है, भूजल प्रदूषित होता है, नदियों में लवणता के स्तर में वृद्धि होती है आदि। अगला है अवसंरचना पर प्रभाव। पुल, नदी तटबंधों और तटीय अवसंरचना को रेत खनन से नुकसान पहुंचता है। और अंत में चरम घटनाओं में वृद्धि, बार बार बाढ़,
तूफानी महोर्मी यानी ऊंची लहरों जैसी चरम घटनाओं के घटित होने से सुरक्षा उपाय कमजोर होते हैं। ऐसा इस कारण है क्योंकि रेत इन विपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब खबर के आखिर में रेत खनन में सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां सुनिश्चित करने के लिए किए गए मुख्य उपायों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। संधारणीय रेत प्रबंधन दिशा निर्देशों को और प्रभावी बनाने के लिए रेत खनन हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा निर्देश 2020 जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश नदी के पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली और संरक्षण के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा खान मंत्रालय ने रेत खनन फ्रेमवर्क 2018 जारी किया है। इस फ्रेमवर्क में चट्टानों को महीन रूप से पीस कर तैयार की गई मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड और कोयला खदानों के ओवरबर्डन से प्राप्त रेत को प्राकृतिक रेत के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि ओवरबर्डन, जिसे अपशिष्ट भी कहा जाता है, वास्तव में कोयला संस्तर या अन्य खनिज अयस्क के ऊपर की चट्टानी या मृदा परत जैसी सामग्रियां हैं। खनिज खनन के दौरान इन सामग्रियों को हटा दिया जाता है। इनका कई तरीके से आर्थिक उपयोग किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है घाना। इस देश की राजधानी है अकरा। आपको बता दें कि भारत और घाना अकरा में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए। चलिए अब इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह गिनी की खाड़ी पर स्थित एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। भूमि सीमा की बात करें तो इसके उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो और पश्चिम में कोटे डी आइवर स्थित है। समुद्री सीमा की बात करें तो इसकी समुद्री सीमा दक्षिण में अटलांटिक महासागर से लगती है। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसकी प्रमुख नदियों में वोल्टा, तानो, प्रा आदि शामिल हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट अफाद जातो है। इसके अलावा ग्रीनविच मेरिडियन घाना से होकर गुजरती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में हिक्की का बंगाल गजट चर्चा में था। 29 जनवरी 1780 को हिक्कीज बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर का प्रकाशन आरंभ हुआ था। वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ कर संरचना में परिवर्तन लाने की योजना से जुड़े दावों का खंडन किया है। आयकर कानून के तहत पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से अर्जित किसी भी लाभ या मुनाफे को पूंजीगत लाभ मानते हुए उस पर कर लगाया जाता है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ड्रिप प्राइसिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की है। यह एक मूल्य निर्धारण तकनीक है। इसमें कंपनियां शुरुआत में किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत का केवल कुछ हिस्सा ही प्रदर्शित करती हैं तथा अन्य शुल्कों का खुलासा बाद में करती है। वे ऐसा तब करती हैं जब ग्राहक खरीदारी प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। कैटाटुम्बो लाइटनिंग कैटाटुम्बो नदी के मुहाने पर घटित होने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। कैटाटुम्बो नदी जिस स्थान पर मैराकाइबो झील में मिलती है, वहीं पर यह प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। ये दिवस तेंदुआ और उनके पर्यावासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रसार करता है। ये दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहने वाला जानवर है। ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाता है। ये आश्रय के लिए पेड़ों पर निर्भर है। IIT मद्रास के स्टार्टअप माइंड ग्रोव ने सिक्योर IoT नाम से भारत का पहला उच्च क्षमता वाला SoC सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है। SoC एक मिनी कंप्यूटर की तरह कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को एक चिप में शामिल करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं सरसावा सहारनपुर हाईवे अड्डों पर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैनात करेगी। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। सी गार्डियन का उपयोग भारतीय नौसेना 2020 से कर रही है। रूस पश्चिमी देशों को रोकने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का सैन्य अभ्यास आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसके तहत कोई भी ऐसा हथियार शामिल हो सकता है जिसे स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी START जैसे अमेरिका रूस हथियार नियंत्रण समझौतों में स्ट्रेटेजिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।